बहुत ही सिंपल टॉपिक है अभी जो फर्स्ट हम लोग टेकअप करेंगे, दैट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। मैं ना मेन यूजेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी अपने आप समझ आ जाएंगे। सबसे पहला यूज है, एक कंपाउंड होता है हम लोगों के पास, मिथेनॉल। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और काफी ज्यादा इसके यूजेस रहते हैं। तो ये कैसे बनता है, ऑलरेडी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं सिन गैस के अंदर। ठीक है, कोबाल्ट की प्रेजेंस में ये हम लोगों के पास मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोबाल्ट ये कौन सा कैटालिस्ट है, कोबाल्ट है, और किस चीज का काम कर रहा है, एज ए कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और हमारे पास जो है वो मिथेनॉल का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ठीक है, ये तो इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है इसमें, दैट इज ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च से मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन ये वेल्डिंग मशीन्स का काम करती है। ये जो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च है, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हमने एक सिलेंडर ले रखा होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिट कर रखी होती है। जो सिलेंडर की नोजल होती है ना, मतलब उसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, नोजल मतलब जो एंड वाला पॉइंट है उसको लाइटन कर देते हैं, जला देते हैं उसको। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अंदर से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या कर रही है, जल रही है, जिससे अप्रोक्सीमेटली हम लोग 4000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि मेटल्स को ये क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। तो मान लो मेरे को दो मेटल्स को जोड़ना है, बेटा अपना फोन पीछे रख देना। दो मेटल्स को अगर जोड़ना है एक दूसरे के साथ, तो यूजुअली 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह रहता है, तो आराम से एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का। ये समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट इसको ध्यान से देखना, हमारे पास ना एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेटा प्लीज इधर देख लो, अमोनिया, NH3। ठीक है, ये बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने का काम करता है। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, हम लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं और क्या चीज जनरेट करते हैं, अमोनिया जनरेट करते हैं। अमोनिया को हम लोग यूज करके आगे नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग तरह तरह के क्या फॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजर्स फॉर्म करते हैं। तो आप ना अपने दिमाग में एक चीज डालो, जो स्टेप मतलब जहां से इस चीज की शुरुआत हो रही है फर्टिलाइजर्स के बनने की या इसके बनने, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, अमोनिया से कर रहे हैं। और अमोनिया कैसे बनती है, हमारे पास नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे हम लोग किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। एक चीज और याद रखना आप लोग, अमोनिया का फॉर्मेशन यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेबर्स प्रोसेस जो है वो बोल देते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, देखो हेबर्स प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन कर रही है, अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोगों के पास कर रही है, तो इसको हेबर्स प्रोसेस जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, ये यूजुअली ना ये 773 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट है इनके अंदर जो है वो यूज करके अमोनिया का फॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेबर्स प्रोसेस। और नाइट्रोजन अमोनिया जो बनी उसको हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके तरह तरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने का काम जो है वो हम लोग हाइड्रोजन के थ्रू कर रहे हैं। NH3 बना, मैं आपको बता देता हूँ, NH3 जो बनता है ना, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, तो ये NO बनता है, फिर ये NO को जो वाटर वगैरह में मिला के हम लोग HNO3 वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, ये अगले साल पढ़ोगे तुम लोग ग्रुप
15 का पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको अभी मत जाओ, अभी सिर्फ इतना समझो कि हम लोग क्या चीज है, क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट। हाँ वही बता रहा हूँ ना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रेट, HNO3 नाइट्रेट है ना, वो नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन जो है इससे हम लोग करते हैं। नाइट्रेट्स मतलब ये, इससे हम लोग NO3 नेगेटिव वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लो। हाँ मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम। अब दूसरा देखो, हाइड्रोजन का एक जनरल यूज तुम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। जैसे मान लो ये है कोई मेटल ऑक्साइड है, इसमें मैं हाइड्रोजन डाल रहा हूं, क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। तो आप अगर इस चीज को समझो कि अगर कोई भी मेटल को अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, पिछले साल ये टॉपिक कट हो गया था तुम्हारा और काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इसको देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक है क्लास 10th का। क्या टॉपिक है ये, हम लोगों के पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मतलब जब भी यूजुअली मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, अर्थ के अंदर जब वो प्रेजेंट है तो वो अपनी नेटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेटिव स्टेट का मतलब समझते हो? नेटिव स्टेट का मतलब है कि वो किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में, मतलब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम एज इट इज, ये नहीं है कि भगवान ने धरती के अंदर सोडियम जो है वो मिला रखा, एज इट इज इस तरीके से सोडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन, और वो किस फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, या वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, या वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, या वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन डालते हैं, और होता क्या है देखो बेटा, वो खाली मेटल बच जाता है, अलग हो जाता है, और साथ में क्या हमारे पास फॉर्म हो जाता है, वाटर जो है वो अलग से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताओ मेरे को, हाइड्रोजन ने क्या काम किया, हाइड्रोजन ने हेल्प करी कि कार्बन, सॉरी जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, कॉपर ऑक्साइड से अगर मैं ऑक्सीजन को हटा रहा हूं तो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हाइड्रोजन किस चीज का काम कर रहा है बेटा, हम लोगों के पास एक रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो हमारे पास यहाँ पे काम करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो हमारे पास यहाँ काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट रहता है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पेट्रोल। ठीक है, सिंथेटिक पेट्रोल कैसे बनता है, ये हम लोग कार्बन को हाइड्रोजन से हीट करते हैं कुछ सर्टेन प्रेशर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन या बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास करता है। अब ना याद रखना बेटा ये चीज को, ये कंपाउंड्स की रिएक्शंस हमारे ना तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना ही एनसीईआरटी में गिवन है। क्या चीज गिवन है और क्या चीज समझनी है आपको, ये जान लो। हमारे पास एलपीजी सिलेंडर होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। उसके अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं ना, वो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर ऑक्टेन वगैरह, मतलब CH, C8 और कितना बैठेगा ये 18, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। नहीं समझे, मतलब हम लोगों के पास जैसे ऑक्टेन हो गया, ठीक है, नोनेन हो गया, इनकी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पेट्रोल वगैरह में प्रेजेंट होती है वो हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर मैं पेट्रोलियम की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो पेट्रोलियम इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग अगर सिंथेटिकली अपने आप हमें कुछ अमाउंट इस चीज का प्रोड्यूस करना है, एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कर करके क्या बना देते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नहीं समझे, कार्बन देखो है वो हाइड्रोकार्बन ही, पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने हाइड्रोजन अलग ले ली, कार्बन अलग ले ली, दोनों को रिएक्ट करवा के सिंथेटिक पेट्रोल तक हम लोग पहुंच सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम कॉम्पोजिशंस के साथ। एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि वो एक फॉसिल्स से बनी हुई चीज है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इतना टाइम लगा जिसको प्रिपेयर होने में, लेकिन हम लोग मिलती जुलती कॉम्पोजिशन आजकल हर चीज की बना लेते हैं, तो इसकी भी बन जाती है। इतना ज्यादा नहीं यार, इतनी एफिशिएंसी नहीं है उनकी, ना तो इतनी, मतलब उनकी वो जैसे होता है ना, एक ना देखो, अब कोई भी अगर मैं फ्यूल की बात करूं ना आप लोगों के साथ, याद रखो फ्यूल के अंदर एक फैक्टर होता है कैलोरीफिक वैल्यू, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे हम लोग। कैलोरीफिक वैल्यू एक फैक्टर होता है इग्निशन टेम्परेचर, और एक फैक्टर हो, मतलब ये दो मेन फैक्टर्स हैं, बाकी तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। कैलोरीफिक वैल्यू होता है
1 kg फ्यूल को बर्न करने से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल को बर्न करने से कितना हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ सोच के, अगर मैंने कोई फ्यूल यूज कर रहा हूं तो आइडियली क्या होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी तभी फायदा ना मेरे को, क्योंकि मैं फ्यूल जला ही इसलिए रहा हूं ताकि मैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकूं। अगर मैं एनर्जी जो है मेरे को कम मिल रही है तो इसका मतलब वो फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं है। तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी 1 किलो को बर्न करने से रिलीज होगी, उतना अच्छा वो हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूल रहेगा। जितनी जैसे हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, 1 किलो हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन का मोलर मास बहुत कम है ना। ठीक ना, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, 1 किलो हाइड्रोजन में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, देख लो जरा, मैं आपको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो हाइड्रोजन 1000 ग्राम को एक बार देखना जरा ध्यान से बेटा, इसको 1 किलो हाइड्रोजन मतलब 1000 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना है, सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम। तो इसको 2 से डिवाइड करना, 500 मोल हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। 500 मोल हाइड्रोजन के, घटिया मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सुन लो मेरी बात। अरे नहीं मतलब मेरे दिमाग में भी आती है ऐसी चीजें ना। इसने पता क्या पूछा है कि हाइड्रोजन को मान, अब तुम लोग एक चीज इमेजिन करो, मान लो आप कार चला रहे हो हाइड्रोजन, सुन लो मैं उसी का आंसर कर रहा हूँ, उसको क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में फ्रेम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आप फ्यूचर में हो, 2050 में हो इस टाइम पे, और हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार है, हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार है, आपने हाइड्रोजन भरवा रखी है उसके अंदर और आप चल रहे हो और सडनली अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, ठीक है, और आपकी कार जो है वो आग पकड़ लेती है, ठीक है ना, क्या होगा? पेट्रोल से ज्यादा सेफ है अगर आपकी गाड़ी कार पकड़ लेती है हाइड्रोजन वाली तो। कारण सुनना क्यों, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। जैसे ही मान लो टैंक फटता है ना, इतनी लाइट है कि एकदम से बाहर, एकदम से ऊपर। और जबकि पेट्रोल वाली कार में अगर आग लगती है ना तो पेट्रोल पहले बिखरता है नीचे, वो पूरा फैलेगा, मतलब आपको हर तरफ से जलाएगा, कहने का मतलब। लेकिन हाइड्रोजन उस मामले में सेफ है, नहीं समझे मेरी बात? उसका क्वेश्चन जो भी था उसको आंसर मिल गया उसका, ठीक है ना भैया। तो इसकी जगह अगर ऐसे करें कि मतलब ये तुम लोग मेरी बात समझ गए, हाइड्रोजन सेफ है पेट्रोल से, लेकिन वो है कि उसकी फिजिबिलिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम लोग करेंगे, हमारे पास ना पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर हाइड्रोजन इकोनॉमी। एक ही कंटेनर में जैसे मतलब उसमें करते थे जो फायर एक्सटिंग्विशर था, छोटे फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें हम एक ही में मतलब एक साइड बोलते थे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक साइड दूसरा कुछ होता था, क्या होता था, तो वैसे ही अगर सोडियम बाइकार्बोनेट एक साइड वो ले ले, वो क्या भाई, वो बड़ी खतरनाक चीज है, और एक साइड ऑक्सीजन गैस ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी। नहीं ऐसे नहीं, मतलब जैसे मतलब कांच का बना हुआ है, जैसे एकदम तोड़ेंगे तो तब तो तोड़ने में टाइम लगेगा, हाइड्रोजन पहले उड़ जाएगी, ऑक्सीजन नीचे रहेगा, जैसे अरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खाली हो जाता है कंटेनर हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में भी नहीं टिकती है, पता है, हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर सारी हैवी गैसेस। अब तुम लोग देख लो, नाइट्रोजन कितना मोलर मास है बोलो, नाइट्रोजन का कितना मोलर मास बैठता है, ये 28 ग्राम 1 मोल का मास है, भारी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास कितना है बोलो, 32, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44। ये मेजर गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर। और तुमने वैसे भी देखा हो यार, वो बचपन में तुम लोगों को गैस वाले गुब्बारे देखे होंगे, हीलियम डालते थे उसके अंदर, वो हीलियम डालते थे, वो गैस वाला गुब्बारा टिकता ही नहीं है, वो तो हीलियम है, उसके अंदर हाइड्रोजन डालेंगे तो और जल्दी ऊपर जाएगा, और हल्की है उससे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, हीलियम का तो अगर मैं बात करूं फिर मास जो है वो 4 है 1 मोल का हीलियम का। हाइड्रोजन का तो H2 का मास 1 जो है वो 2 ग्राम, उससे भी हल्की है, मतलब उससे स्पीड पे जो है आपका। भैया अगर ऐसे मेरे दिमाग में है बोलो बोलो। हाँ मैं तो सारे दोबारा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई नहीं, उसको हमने पकड़ लिया ऊपर मुंह, मतलब उसके मुंह से, और इससे पहले गैस निकले तो दोबारा उसने अपने मुंह से हवा भरना शुरू कर दिया, तो हमारा मुंह जल जाएगा? नहीं भाई, अरे मेरी बात सुन यार, सुनो मेरी बात। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप जल जाती है। हर चीज के कंबशन होने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है बेटा,
बिना उसके नहीं होगा। H2O2 रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि देखो यार, किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, अब सुनो मेरी बात, इसको ध्यान से सुनना बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लकड़ी जलती है, ठीक है ना, मान लो आप मीथेन गैस को जला रहे हो, इसको ऐसे समझो, मीथेन गैस को क्या कर रहे हो, जला रहे हो, क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, उसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। इतना समझ में आता है? अब तेरी भाषा में बात करूं, मैंने एक लिफाफे में मीथेन ले ली, एक लिफाफे में ऑक्सीजन ले ली, दोनों को ऐसे कर दूंगा तो आग लग जाएगी? नहीं, वो चीज नहीं है भाई। अभी उसको इग्निशन की जरूरत है ना, उसको स्पार्क की जरूरत है, बिना स्पार्क के वो जलेगा नहीं। अब तू कहे कल को मुर्दा फूकने गए किसी, जिसको बोलते हैं शमशान घाट के ऊपर, अभी कह रहे लकड़ी भी रख दी हमने, माचिस मैंने साइड पे उधर आग लगा रखी है, मोमबत्ती पकड़ के खड़ा हूं मैं, लकड़ियां उधर पड़ी हैं, ऑक्सीजन हवा में है, तो सोचे जल क्यों नहीं रही थ्योरेटिकली? ठीक, आप समझ गए? अभी जब तक मुर्दे पे आग नहीं लगाएगा वो नहीं फूकेगा, समझ गया क्या? अभी जब तक आग लगानी पड़ेगी ना यार उसके अंदर। चलो अब समझ में आ गया। ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल था। हाँ बोलो। ये ऊपर ऑक्सीजन उड़ रहा है, वो क्यों नहीं चलता? किसमें? मान लो कि हम कैंडल लेके जाए तो वो ऑक्सीजन गैस जो है वो क्यों नहीं जलती? तो आप बताओ मेरे को, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं जलती है? अगर मान लो ऑक्सीजन, अच्छा बस ठीक है, समझ गया। अबे ऑक्सीजन, सुन ले मेरी बात, तुम नहीं समझा। नहीं, ऑक्सीजन गैस इज नॉट अ, मतलब ऑक्सीजन गैस जहां पे प्रेजेंट है ना, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। नहीं समझे? अगर ऑक्सीजन गैस हीट को कंडक्ट करने लग जाए ना, यहाँ पे स्पार्किंग होगी और लटक जाएगा यहाँ पे। हमारी एयर कंडक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। इसने क्वेश्चन पता क्या पूछा है? इसने पूछा कि अगर वो मुर्दा फूक रहा है और ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट है तो हम क्यों नहीं जलते? वो बोली सारी ऑक्सीजन जल जानी चाहिए। वो बोले ऐसे हो सकता है? मतलब अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऐसा, अगर तुम लोग इमेजिन करके चलो कि एक साइड पे आग लगी हुई है, फिर तो पूरी धरती जल जाएगी 1 मिनट, क्योंकि धरती के ऊपर जो है वो 22% ऑक्सीजन है, सारी 1 मिनट में फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है? हाँ, कंडक्टिव नहीं है ना, कंडक्ट नहीं करती ना ऑक्सीजन। हमारी एयर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो इतने लेवल पे ना तो इस तरह से सपोर्ट करती हैं कि हीट जो है या लाइट जो है वो कंडक्टिव नहीं है। लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है, चलो आज का लेक्चर तो हम लोग अलग डायरेक्शन में लेके जा चुके हैं। लाइटनिंग के टाइम पे देख लो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला फैक्ट। जो बादल होते हैं ना, जो बादल, अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे है तो सुन लो इसको। बादल एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, क्योंकि गड़गड़ 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 की आवाज आती है हम लोगों को, और वो उस टाइम पे क्या हो रहा है, रबिंग होगी। इतना सारा मास है वो एक दूसरे के साथ रब करता है। अब रब करता है तो चार्ज जनरेट करता है। समझ में आई मेरी बात? अब क्या होता है, हमारा एयर का ना एक चार्ज होल्डिंग क्या है, कैपेसिटी, एयर की एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। उससे ज्यादा चार्ज अगर किसी पॉइंट पे प्रेजेंट है ना, तो वो चार्ज वहां से लीक हो जाता है उस अमाउंट से। कभी मैंने तुम्हें बताता हूँ, ट्रांसफार्मर देखा है, स्पार्किंग हो रही है देखिए ना, वो उसका मतलब ये है कि उस जगह पे उस एयर के अंदर जो है वो इतना ज्यादा चार्ज हो चुका है कि वो लीक करने लग जाता है। अब पर ट्रांसफार्मर का चार्ज ऐसे लीक नहीं करता कि वो आप पे आके जो है वो एकदम से चिपक जाएगा, वो नहीं होता, थोड़ी बहुत स्पार्किंग चलती रहती है, उससे ज्यादा लिमिट्स नहीं है उसकी। ठीक है? अब यूजुअली क्या होता है, अगर वो पोटेंशियल 1,00,000 वोल्ट तक हो जाए, 1,00,000 वोल्ट तक अगर वो पोटेंशियल हो जाए, तो जितनी सारी एयर होती है ना, सारी की सारी आयोनाइज हो जाती है। इतना ज्यादा पोटेंशियल उसका हो चुका है कि चार्ज का पोटेंशियल रहता है, ये तुमने पिछले साल पढ़ा, इतना ज्यादा पोटेंशियल हो चुका है कि पूरी की पूरी एयर आयोनाइज हो जाती है और कंडक्टिव हो जाती है और लाइट को एक पाथ दे देती है ट्रैवल करने है वो चार्जेस का मूवमेंट ही। तो हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा पाथ जो है वो जनरेट हो गया। इसलिए लाइटनिंग के टाइम पे ना, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा मौसम खराब हो, कभी भी पॉइंटेड एंड्स के ऊपर ना खड़े। ये बात तुम लोग अपने ध्यान में रखना। पॉइंटेड एंड्स का मतलब क्या होता है ना, मैं एक चीज आपको एक और बताता हूँ। ये चार्ज की ना प्रॉपर्टी है, वो क्या कि ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है ना, ये मैक्सिमम होता है पॉइंटेड एंड्स पे। मतलब अगर आपको मरना हो ना, बहुत ज्यादा जो है, आप सोचो कि दर्द होके ना मरूं, ट्रेन के नीचे ना आऊं या ऊपर से ना कूदूं, तो किसी दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब हो,
एक पतली सी रॉड पकड़ लेना जिसका एकदम तीखा पिन जैसा एंड हो, और भगवान से प्रे करना कि इसके ऊपर आगे बिजली गिर जाए, ठीक है ना, फिर ज्यादा दर्द नहीं होगी, मतलब 1 सेकंड लगेगा बस काम। हाँ खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, क्यों, जितने पॉइंटेड एंड्स होते हैं ना मेटल के, वो सबसे जल्दी कैच करते हैं। कभी बोलते हैं ना बिजली गिर गई इसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो कोई ना कोई हरकत हुई होती है उस टाइम पे, पॉइंटेड एंड्स पे जो है वो जल्दी कैच करती है लाइट, ठीक है। हाइड्रोजन पे वापस आ जाए। एक कनाडा में नहीं, लंदन में एक बंदा था, उसके ऊपर 3 बार। चलो देखो बेटा, हम लोग ना जो हमारे पास, ये मैंने बता दिया आपको कि कहाँ थे हम लोग, हाँ एक मैं ना दोबारा ही बता रहा था, ये वाला अमोनिया की फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। अमोनिया की फॉर्मेशन, अमोनिया एक कंपाउंड होता है, हम लोग हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अमोनिया क्या कंपाउंड है हम लोगों के पास, ये कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NH3 फॉर्मूला। अमोनिया जो है वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने का काम करता है। अब अमोनिया को हम लोग हाइड्रोजन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, ठीक है, और हमारे पास किस चीज का जनरेशन हो रहा है, अमोनिया का जनरेशन हो रहा है। इस अमोनिया को हम लोग नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं, और आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह देखे हो, फर्टिलाइजर्स के नाम क्या होते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम। ये एक्चुअली नाइट्रेट्स की फॉर्म में सारी नाइट्रोजन हम लोग प्लांट्स को देते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में टेकअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया इसका काम। दूसरा, जो हाइड्रोजन है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, जितने सारे जैसे मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड से मेरे को क्या बनाना हो, मेटल बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है मैंने, क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पे CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन डाली, क्या बना, कॉपर प्लस वाटर बन गया, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एज ए क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसने हेल्प करी किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, ऑक्सीजन को लूज करना। जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये रिडक्शन हुआ किसके सामने, मतलब किसने करवाया, हाइड्रोजन ने करवाया। इसीलिए जो एजेंट, एजेंट का मतलब है वो दलाल, कौन है, हाइड्रोजन है, जिसकी प्रेजेंस में वो काम जो है वो होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी है, मतलब 1 kg हाइड्रोजन को अगर मैं बर्न करूं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसको बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर लो है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इस चीज को समझ लेना। इग्निशन टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच कर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मान लो गीली लकड़ी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, गीली लकड़ी को आग लगा रहे हो, सूखी लकड़ी को आग लगा रहे हो, या बहुत ठंडी लकड़ी को आग लगा रहे हो, तो सबसे जो गर्म वाली लकड़ी होगी ना वो सबसे जल्दी आग पकड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ठंडी अगर लकड़ी है तो पहले उसका टेम्परेचर रेज होगा, वो टेम्परेचर रेज होने के बाद वो सर्टेन टेम्परेचर तक जाएगा जहां पे वो आग पकड़ता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी सब्सटेंस को आग लग जाती है, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बोल देते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी सब्सटेंस को आग लग जाती है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बोल देते हैं। हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या है, लो, ठीक है। अगला क्या यूज है, देखो बहुत सारे मेटल के हाइड्राइड्स को बनाने का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस रहती हैं इसकी। जैसे हम लोगों के पास मान लो लिथियम है, लिथियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन, ठीक है। और हम लोग ना क्या करते हैं, इसको साथ में एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा के कंपाउंड बनाते हैं LiAlH4। इसके ऊपर ना मैंने पूरा 50 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, तुम लोग जनरल ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर या GOC वगैरह तुमने करा है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो केमिस्ट्री का सबसे मेजर वर्सेटाइल और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूस करने का काम जो है वो कर रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन की दुकान है, आप इसको ऐसे चार हाइड्रोजन इसके पास पड़े हैं, सब हाइड्रोजन देने को तैयार रहता है। ठीक है, जो ये हमारे पास LiAlH4 है। ऐसा ही एक और कंपाउंड होता है हमारे पास NaBH4। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूस करने में जो है वो चीजों को हेल्प कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम है, ये बोरोन है और ये हाइड्राइड है। ये भी सेम प्रॉपर्टी रखता है, बस ये है कंपाउंड थोड़ा अलग है। जैसे ना देखो हमारे पास लिथियम सोडियम, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, बोरोन और एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है ना, और ये ग्रुप 1 के एल्किली मेटल्स, इसका इसके साथ हाइड्रोजन 4, इसका इसके साथ हाइड्रोजन 4, दोनों एक ही काम कर रहे हैं क्योंकि सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेम ही प्रॉपर्टीज है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आएंगी, वो बाद में तुम लोग कभी देखते रहना। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और और देखता हूं मैं इसके अंदर क्या बचा। सिंथेटिक पेट्रोल की रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है। आगे एक चीज और आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कहाँ पे यूज हो रही है हमारे पास, इन रॉकेट फ्यूल जो है वो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉकेट फ्यूल का मतलब समझ गए ना, रॉकेट के अंदर गैसेस को, क्योंकि ना एक चीज और समझो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा जल्दी कवर अप होगा। हाइड्रोजन एज ए लिक्विड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, सुनो उसको ध्यान से। एक तो फ्यूल क्यों यूज कर रहा हूँ, एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरा इसको कैरी करना बहुत इजी है क्योंकि मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता हूँ, और कंप्रेस होके इसका 1 मोल का मास कितना है कंप्रेस होने के बाद, सिर्फ 2 ग्राम। 1 मोल का मास 2 ग्राम। अब 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर है अगर मैं STP पे बात करूं। लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा कंप्रेस कर देता हूं कि एक हल्का सा लिक्विड बन जाता है 2 ग्राम का सिर्फ। नहीं समझे? तो रॉकेट में भैया अब मैं एक तो पहले ही इतना ज्यादा वेट उसको ऊपर लेके जाना है, आपको एंटी ग्रेविटी चलना है सारा कुछ, ऊपर से मैं इतना भारी रॉकेट बना लूं, ठीक है, जिसके अंदर आप ये समझ लो कि इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ऊपर लेके जाने में। जितना हैवी होगा उतना मुश्किल होगा ऊपर जाना, क्योंकि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको चीर के जाना है, उल्टा जाना है आपको, ठीक है ना। तो जितना हल्का फ्यूल यूज करो, तो इसलिए ये वाले फ्यूल्स का यूजुअली सिलेक्शन रहते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन हल्का है, ठीक है, कंप्रेस कर देते हैं, एक मतलब मोल को कंप्रेस करके सिर्फ 2 ग्राम बना, ठीक है। अगर यही चीज मान लो मैंने पेट्रोल यूज करा, तो पेट्रोल का फॉर्मूला C8H18 है, मान लो पेट्रोल का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 8 7 12 जा प्लस 18 कितना बनेगा देखना, 12 8 जा 96, ये बन जाएगा कम से कम 110 115 ग्राम। तो उससे कम से कम 60 गुना ज्यादा हैवी पेट्रोल है, ठीक है ना। एफिशिएंसी बराबर सी है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसकी इवन कैलोरिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी जो पर ग्राम जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसकी ज्यादा है, ठीक है। गाड़ियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर जगह हाइड्रोजन इस तरह से अवेलेबल नहीं है, उसके प्लांट्स लगाने बहुत कॉस्टली है, ठीक है। दूसरा मैं तेरे को एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये इसके अंदर क्या है, अगर ये फायर इंटरनली गाड़ी के अंदर कैच कर जाए ना, इंटरनली गाड़ी के अंदर किसी वजह से फायर कैच कर जाए इसका सिलेंडर जो है, फिर वो बम की तरह ही फटेगा, अगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा बाहर लीक करने का, ठीक है ना। अगर एक्सीडेंट हो गया, मान लो स्पार्किंग एक्सीडेंट के साथ ही हो जाती है ना, तो फिर वो उसको मान लो टाइम नहीं मिलता एस्केप करने का, तो वो एज ए फिर रिस्की रहती है चीजें ये वाली सारी। दूसरा यार एक चीज और देख लो, हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मोड में जो है वो मूव कर रहे हैं, हर चीज टाइम के साथ आती है। इस टाइम पे अगर मैं इंडिया में बात करूं, कितने ईवीज ऑलरेडी रोड्स पे रन कर रहे हैं। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सारे ऑलरेडी सड़कों पे उतर चुके हैं। टाटा मोटर्स ने तो गदर मचाया हुआ है ईवीज के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर है। और मैं वैसे बता देता हूं आपको, 2030 तक ये मोदी एट द बैक एंड, सुन लेना मेरी बात, ट्रीटी साइन करके आया हुआ है। इस वाले जो हमारी ये जो नेशनल एनवायरनमेंट की वो होती है ना, एक वो कमीशन बैठती है पूरा वर्ल्ड जिसमें इनवाइटेड होता है, आपने एसएस में पढ़ा होगा, ब्रिक्स वगैरह की सोसाइटीज होती हैं जो ये करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया ने ट्रीटी साइन कर रखी है कि 2030 तक इंडिया के अंदर देयर विल बी नो पेट्रोल व्हीकल, देयर विल बी नो डीजल व्हीकल।
तो जितने लोग अभी गाड़ियां खरीद के ये सोचेंगे ना 10 साल चलेगी, भूल जाओ, ठीक है ना, 10 साल नहीं चलेगी आपकी गाड़ी जो नई गाड़ी ले रहे हैं। हाँ, पेट्रोल बंद नहीं होएगा भाई। पेट्रोल एक तो महंगा होता जा रहा है, ये पेट्रोल को महंगा करने की भी चाल, क्यों चाल है, वर्ल्ड वाइड इसको पता है, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। जे अगर ईवी इंस्टॉल करेंगे धीरे धीरे लोगों को पता क्या होता है, कोई भी ना, अगर मान लो इतने मास के अंदर हमें अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है ना, या कोई चेंज लेके आना है ना, वो एकदम नहीं आता, एकदम रिवोल्ट होता है, एकदम जो है वो उस चीज को, मतलब हम लोग मना करते हैं, वो धीरे धीरे आएगा। उनको 10 साल का टाइम ले रखा है इन्होंने, सारे ईवीज इंस्टॉल हो जाएंगे इंडिया के अंदर, पेट्रोल खत्म डीजल खत्म, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर वो आएगा एक दिन कहेगा भाइयों बहनों आपकी जो गाड़ियां हैं वो जैसे तुम्हारे नोट बंद कर दिए थे, अब तुम अपनी गाड़ियां बंद कर दो, हम आप घर के बाहर खड़ी कर देना, हमारा व्हीकल आएगा और वो कोरोना चलाते चलाते उठा के ले जाएगा, उसको स्क्रैप बना देंगे, कल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना। वो ऐसे लास्ट में अगर मोदी 10 साल रह गया तो भैया यही होगा तुम्हारे साथ। फिर नहीं, जिसने होंडा सिटी ले रखी है या क्रेटा ले रखी है या क्रिस्टा ले रखी है, जो भी ले रखा है, काम होगा, ईवी लगा लेंगे वो सारे। अबे शुरू तब होएगा जब बहुत सारे, अबे इसने लगा रखा है, ये मैं बताता हूँ, ये अदलखे है, इन्होंने वो आगे कर रखा है अपना, वहां पे पेट्रोल पंप पे ईवी लगा रखा है। हाँ, दिल्ली में है। अबे तुम बात कर, तो इंडिया में ईवी नहीं लगा अभी तक, और ईवी की इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स तो भी प्रोटोटाइप में है, अभी तो प्रोटोटाइप बना रखे हैं उनको, अभी कहाँ से हाइड्रोजन का फ्यूल, तो मतलब ये समझ लो 2030 में अगर ईवी आता है ना, तो 2050 तक हाइड्रोजन, मतलब तुम लोग देख के जाओ 2050 तक जो है वो हाइड्रोजन व्हीकल्स जो है वो आ जाए, फिर तो उड़ेंगे ही। नहीं, मैं तुम लोग तो देख के जाओगे आराम से, मतलब मैं भी देखूंगा यार, ऑब्वियसली जल्दी थोड़ी जाऊंगा, अभी तो बहुत कुछ करना है। बाजार हवा में लगा लिया। क्या बात कर रहा हूँ, बता देता हूँ। इसके अंदर नोट्स के अंदर पॉइंट नंबर 6 दे रखा है, वो क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल सेल। अब इसमें पता क्या कॉन्सेप्ट है फ्यूल सेल का ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या रहता है, एक साइड से हम लोग हाइड्रोजन डाल रहे हैं, दूसरी साइड से हम लोग ऑक्सीजन डाल रहे हैं, और इनका आपस में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो साथ में रिलीज होती है, जिसको हम लोग कैप्चर करके एज ए इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सुन लेना, एक साइड से हाइड्रोजन डाल दिया, एक साइड से ऑक्सीजन डाल दिया। ये ना मैं आपको बताऊं, ये जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सेल है ना, ये रॉकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। सुन लेना ध्यान से कैसे। अब देखो, एस्ट्रोनॉट्स, मान लो आप रॉकेट में बैठ के जा रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि बिस्लेरी की बोतलें हमने साथ रखी हुई है या कैंपर कोई वहां पे डिलीवर करके जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ना, धरती के बाहर चले गए, पानी वहां मिलना नहीं तुम्हें। वो लोग क्या करते हैं, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑलरेडी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके गए हुए हैं सिलेंडर्स में, दूसरा पानी के भी अगर सिलेंडर उठा लेंगे फिर रॉकेट भारी हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगा रखा है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं हवा में वहां पे, उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिससे रॉकेट भी बर्न कर रहा है और आराम से ऊपर चल रहा है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है, और साथ में उस एनर्जी का बाई प्रोडक्ट क्या है, पानी। आया ना मजा, वो पानी पी लिया, काम खत्म, ठीक है ना। तो अरे प्योर बिल्कुल यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्योर है तो पानी तो एकदम प्योर मिलेगा, इतना तो अर्थ पे भी नहीं होता होगा, पता नहीं कौन कौन से गटर से निकल के, कोई क्या तो गटर लीक कर गया हो, इधर उधर जा रहे हो पानी आपस में, क्या ही बोलते हैं, इंडिया है भाई ये, ठीक है ना। तो हाँ, वो तो टॉयलेट वाटर भी उसको पूरा प्यूरिफाई कर देते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। तो ये समझ में आ गया फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट। जो फ्यूल सेल में क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, दोनों पानी निकाल के पी लेते हैं, उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे रॉकेट चलाते रहते हैं, और आराम से जो है वो चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। साइड है, सुन लो, देखो, बहुत सारे ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, मान लो अर्थ के अंदर प्रेजेंट, इधर देख लिया अपना, हाइड्रोजन डाला, उसमें क्या बना, Cu+H2, ठीक है। तो ये निकल गया मेटलर्जिकल, ये क्या होगी इसकी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अगले साल पढ़ोगे अगर भगवान ने चाहा तो, ठीक है, क्योंकि इस बार तो कट है उस सिलेबस में, वैसे उसके चैप्टर। और कौन सा पॉइंट बचा हुआ, बस वो तो मैंने बता ही दिया, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च वगैरह का काम जो है वो हमारे पास ये कर रहा है। और रुको 1 मिनट यार,